गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम संजय अग्रवाल और मैं अब आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन कंटिन्यू करूँगा। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में भी आई थिंक आपका ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट हो गया होगा। मैं जो स्टार्ट करूँगा वो आपका फिजिकल वाला स्टार्ट करूँगा। फिजिकल वाले पार्ट में भी अपन जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे अपन मोल कॉन्सेप्ट। लेकिन चैप्टर की अपन बात करें तो चैप्टर अपन को जिस नाम से मिलेगा वो मिलता है अपन को रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, लेकिन जनरली अपन उसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि अपने पास 11th में ही इंपॉर्टेंट है। मैं 11th 12th और नीट कोई सा भी फिजिकल का चैप्टर उठाएंगे तो वहां पे मोल एक तरीके से बैकबोन की तरह काम करेगा। बिना मोल के अपन कैलकुलेशंस को सॉल्व करना चाहें या क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के बस इतना सा ही कहना चाह रहा हूँ कि मोल बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे मोल को। थोड़ा सा 2-3 दिन अपन इसमें पेशेंस भी आप लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए 10th के बाद बिल्कुल नया है केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट। पहले तो आपके माइंड में आ रहा होगा ये मोल बीमारी क्या है, सर बार बार मोल बोल रहे हैं, ये मोल एक्चुअली में है क्या। तो इन सबको समझने के लिए अपन को 2-3 दिन पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, मोल स्टार्ट करूं उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि ये परमाणु क्या है, अणु क्या है। तो आप बोलोगे सर ये तो हम पढ़ के आए हैं 9th 10th में। आप पढ़ के आए हो लेकिन थोड़ा बहुत भूल भी तो गए हो, तो उन सब चीजों को रिकॉल करेंगे। आवर्त सारणी को थोड़ा सा इसमें से मिक्स करेंगे, मतलब हेल्प लेंगे, और उसके बाद अपन अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में अपन सबसे पहले जो अपन ने चैप्टर का नाम लिखा रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, तो इसमें पहले अपन पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। इनको हम कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन से परमाणु हैं, आवर्त सारणी में कौन से नंबर पे आता है, इन सब की अपन धीरे धीरे बात करेंगे। तो अब अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें अपन पहले हेडिंग लगा लें रासायनिक विज्ञान की मूलभूत सिद्धांत या मूलभूत अवधारणाएं। अपन मूलभूत सिद्धांत भी बोल सकते हैं, मूलभूत अवधारणाएं भी बोल सकते हैं। बेसिकली अपन बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, कि कैलकुलेशंस वगैरह के लिए अपन कैसे यूज कर रहे हैं। इसमें अपन चैप्टर का नाम तो है रासायनिक विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत या रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इसमें अपन बेसिकली जो पढ़ते हैं वो कंप्लीट मोल पढ़ते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं, उसमें अपन फर्स्ट डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं कि परमाणु, अणु, यौगिक ये कैसे कैसे क्या होते हैं और उनको डिवाइड कैसे किया गया है। इन सब के बारे में अपन पहले बात करेंगे। तो इसका एक छोटा सा मैं चार्ट बना रहा हूं जिससे अपन को समझ में आ जाएगा कि इनमें क्या चीजें पढ़ने वाले हैं अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं पदार्थ की। कोई भी चीज होती है अपन उसको पदार्थ बोल देते हैं। पदार्थ के बाद आगे बात स्टार्ट होती है कि पदार्थ में हमने किसको डिवाइड किया है और किसको डिवाइड नहीं किया है। पदार्थ के अपन मूलभूत 2 भाग कर रहे हैं। एक तो अपन बात कर रहे हैं तत्व का, एक अपन बात करेंगे यौगिक। तत्व की इकाई की बात करें कि तत्व की बेसिक यूनिट क्या है, तत्व की इकाई क्या है, तो अपन उसे बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। और परमाणु को आप जानते हो इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? एटम। समझ में आ गई बात? तो ये पदार्थ के 2 भाग, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व की यूनिट क्या है? परमाणु। और यौगिक की क्या है? अणु। कोई आपसे पूछे अणु किससे मिलके बना है? अणु परमाणुओं से मिलके बना है। इसकी भी अभी अपन बात करेंगे कि अणु परमाणुओं से मिलके कैसे बना है। और अणु के भी 2 भाग किए गए हैं। कौन कौन से 2 भाग किए गए हैं इनकी बात कर लेते हैं। अणु के 2 भागों की बात करें तो एक तो होता है तात्विक अणु और एक होता है यौगिक अणु। दोनों की मैं बात करूंगा, तात्विक अणु क्या है और यौगिक अणु क्या है।
तो पहले मैंने लिखा तात्विक अणु और दूसरा मैंने क्या लिखा है आपका यौगिक अणु। तो ये अपना एक चार्ट है कि यौगिक अणु, परमाणु, तत्व, पदार्थ क्या क्या है। दोबारा मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले अपने पास होता है पदार्थ। किसी भी चीज के बारे में हम बात करते हैं तो बोलते हैं पदार्थ, लेकिन पदार्थ को भी और गहराई से देखें, पर्टिकुलर डिफाइंड करें कि कौन क्या है। तो पदार्थ के दो भाग किए गए हैं, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तत्व किनसे मिलके बना है? परमाणु, या तत्व की इकाई क्या है? परमाणु। यौगिक की मैं बात करूं, यौगिक की इकाई क्या है? अणु। और अणु का छोटा क्या होता है? परमाणु। अणु भी कितने प्रकार के होते हैं, इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। अणु कितने प्रकार के हैं? तो ये तो 2 प्रकार के हैं। और अणु की इकाई क्या है? परमाणु। समझ में आती है बात? चलूं आगे। अब देखो देखें, अणु के 2 भाग हैं, तात्विक अणु और यौगिक अणु। सर इन दोनों में क्या फर्क होता है? बेटा तात्विक अणु और यौगिक अणु में फर्क समझने के लिए हमारे को थोड़ा सा आवर्त सारणी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आवर्त सारणी हमें क्या समझा रही है उसके बारे में बात करते हैं। एक बार इसको यहां रोकते हैं, पहले मैं आपको आवर्त सारणी की कुछ बातें बताता हूं। आवर्त सारणी में आपने जैसे 9th-10th में पढ़ा होगा कि आवर्त सारणी हमारी किस टाइप से होती है, इस टाइप से आवर्त सारणी होती है। कुछ याद आ रहा हो तो हल्का फुल्का याद आ रहा है आवर्त सारणी के बारे में? ऐसा कुछ आवर्त सारणी होती है, इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, याद आ गया? तो बेटा आवर्त सारणी में जिस भी तत्व को अपना स्थान मिलता है, जैसे नाम याद आ रहा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, याद आ गया? तो जिनको भी आवर्त सारणी में अपना स्थान मिलता है उन्हें कहा जाता है परमाणु। समझ में आती है बात? जिनको भी आवर्त सारणी में अपना स्थान मिलेगा उन्हें कहा जाएगा परमाणु। बेटा परमाणु की यदि अपन बात करें तो बहुत सालों पहले जब इसकी खोज हुई थी, ये अपन आगे एक चैप्टर आएगा उसमें भी पढ़ेंगे, परमाणु सिद्धांत। बहुत अच्छा चैप्टर है, वो अच्छा भी लगेगा आपको, जिसमें अपन थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ये पढ़ेंगे, जो आपने 9th-10th में भी पढ़ा था, याद आ रहा हो तो वहां पे जॉन डॉल्टन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1908-1909 में ये बताया था कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्या बोला था? कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम भाग है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन आपको पता है खोज लगातार चलती रहती है। कुछ वर्षों बाद धीरे धीरे उसके ऊपर और रिसर्च होती गई तो पता लगा कि नहीं, परमाणु भी ऐसा एक छोटा भाग है जिसके और टुकड़े किए जा सकते हैं, अर्थात जिसको और विभाजित किया जा सकता है। मतलब स्टार्टिंग में तो हमें बोला गया कि परमाणु अर्थात अविभाज्य कण, अविभाज्य मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन खोज लगातार चलती रहती है। बाद में लगातार खोजों से ज्ञात हुआ कि परमाणु भी विभाजित योग्य कण है, उसके भी टुकड़े किए जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये सारी बातें अपन परमाणु सिद्धांत में करेंगे, परमाणु संरचना वाले पाठ में करेंगे। अभी अपन थोड़ा सा इधर मैं इसको इससे कोऑर्डिनेट करता हूं कि मैंने बीच में आपको ये क्यों बताया। तो बेटा आवर्त सारणी में जिस भी तत्व को अपना स्थान मिलता है उसे परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। परमाणु मतलब जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इन सब के बारे में अपन बात कर रहे हैं जिसे अपन ने परमाणु कहा। समझ में आ गई बात? ये आप लोगों ने नोट कर लिया? दोबारा इसको समझा देते हैं। पदार्थ है, पदार्थ के 2 भाग किए गए हैं, एक तत्व, एक यौगिक। तत्व का छोटा भाग क्या है? परमाणु, मतलब इसकी इकाई क्या है? परमाणु। परमाणु जो अपन ने बात की थी, जिसको आवर्त सारणी में अपना खुद का एक स्थान मिलता है। फिर बात कर रहे हैं यौगिक। यौगिक की इकाई क्या है? अणु। अणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से।
अणु कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तात्विक अणु, एक यौगिक अणु। तात्विक अणु और यौगिक अणु में क्या फर्क है? तो तात्विक अणु की बात करते हैं अपन, जिसमें अणु जो है वो समान प्रकार वाले तत्वों से मिलके बना होता है। जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल में लिख दिया, जैसे H2 लिख दिया, जैसे N2 लिख दिया आदि। ये बात करूंगा ये कैसे आया। और यौगिक अणु के एग्जाम्पल की बात करूं मैं बेटा, तो यौगिक अणु होगा जैसे CO2 हो गया अपना, जैसे अपना NO हो गया आदि। अब ये सेम वाले हैं, ये अलग वाले हैं। सर इससे मतलब नहीं समझ में आ रहा, ये क्या है? बेटा परमाणु अपने पास जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जिनको खुद का अलग स्थान मिल रहा है। समझ में आती है बात? अणु क्या होता है? एक से अधिक परमाणु को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। एक से अधिक परमाणु को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जब एक से अधिक परमाणु मिलते हैं तो वो अणु बनते हैं, लेकिन अधिक मिल तो गए, जैसे 2 हो गए, 3 हो गए। अब वो समान प्रकार के भी हो सकते हैं और असमान प्रकार के भी हो सकते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यह भी क्या है अपने पास? परमाणु है। अकेला क्या है? परमाणु है। नाइट्रोजन क्या है? परमाणु है। ऑक्सीजन क्या है? परमाणु है। F क्या है? परमाणु है। अकेले जो हैं, जो आवर्त सारणी में खुद का स्थान पाते हैं, उन्हें हम परमाणु बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अब जब एक से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे, ये समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। जैसे केवल हमने HH को मिलाया तो H2 बन गया, NN को मिलाया तो N2 बन गया। मतलब जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं, याद रखें मैंने क्या बोला? समान प्रकार के परमाणु। समान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो अणु तो होंगे, लेकिन कौन से अणु होंगे? तात्विक अणु होंगे। तात्विक अणु मतलब जिसमें एक से ज्यादा परमाणु है और वो समान प्रकार के परमाणु। समझ में आ गई क्या बात? जैसे ये H2, ये N2। N2 का मतलब 2 N है, समान प्रकार के हैं। एक से ज्यादा है, इसका मतलब तात्विक अणु है। H2 2 हाइड्रोजन है, दोनों जो परमाणु है वो समान है, इसका मतलब तात्विक अणु है। तो अब यौगिक अणु तो आप खुद ही समझ गए होंगे। यौगिक अणु का मतलब अणु है तो एक से ज्यादा परमाणु होगा, ये बात समझ में आ गई। अणु है तो एक से ज्यादा परमाणु होंगे, ये बात समझ में आई। यौगिक अणु का मतलब जो परमाणु होंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे, मतलब सारे परमाणु एक नहीं होंगे। जैसे CO2, CO2 में बेटा C भी एक है, O अलग है, तो अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिल गए। NO तो इसमें 2 अलग अलग परमाणु आपस में मिल गए। समझ में आ गई बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो एक बार आप 2 मिनट इसको अच्छे से देखो, फिर मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे बेटर समझ में आ जाएगा। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। करो बेटा एक्सप्लेन दोबारा। तो देखो देखे, पहले हमने बात की पदार्थ। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व की इकाई क्या है? परमाणु। यौगिक की इकाई क्या है? अणु। अणु की इकाई क्या है? परमाणु। अणु को 2 भागों में बांटा गया है, एक तात्विक अणु, एक यौगिक अणु। तात्विक अणु मतलब जिसमें एक से अधिक परमाणु हो और समान परमाणु हो, जैसे H2, जैसे N2, जैसे O2 आदि। समझ में आई बात? यौगिक अणु में अपन बात करें जिसमें एक से अधिक परमाणु हो। भाई अणु है तो एक से अधिक परमाणु तो होंगे ही, लेकिन अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, तो फिर वो किसकी श्रेणी में रखे जाएंगे? यौगिक अणु की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो थोड़ी सी आपकी यादें ताजा हो गई होगी कि अपन अणु, परमाणु, यौगिक किसे बोलते थे। 9th 10th की कुछ बातें आपको याद आ रही होगी। परमाणु क्या होता है? आवर्त सारणी में जिसे भी अपना स्थान मिल रहा होता है उसे अपन परमाणु बोलते हैं।
ठीक है, डन। करूँ रफ इसको? ठीक है, तो फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। देखो बेटा, अब अपन परमाणु में ही थोड़ा सा आवर्त सारणी के कुछ तत्वों की बात कर लेते हैं कि वो परमाणु कौन कौन से हैं, उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है। बेटा, परमाणु क्रमांक का मतलब जो परमाणु आवर्त सारणी में जिस नंबर पे आता है उसे उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन आपका फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक 1 हो जाएगा। हीलियम आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है तो उसका परमाणु क्रमांक 2 हो जाएगा। कार्बन आपका 6 नंबर पे आ रहा है तो उसका परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन 7 पे आ रहा है, ऑक्सीजन 8 पे आ रहा है, तो जो भी जिस नंबर पे आ रहे हैं वो ठीक है। तो फिर अपन आगे देख रहे थे इसमें कि परमाणु क्या है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो जैसे अपन कुछ बेसिक परमाणु क्रमांकों की बात कर रहे हैं, जैसे अपन बेटा बात करें, जो भी परमाणु और परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन आवर्त सारणी में फर्स्ट नंबर पे आता है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने 1 इसके नीचे लेफ्ट साइड में क्यों लिखा है। बेटा ये अभी अपन सीखेंगे कि जब भी किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक लिखना होता है तो हम उस परमाणु के लेफ्ट साइड में नीचे लिखते हैं। समझ में आ गई बात। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया बेटा, 1। हीलियम का कितना होता है, 2। लिथियम का कितना होता है, 3। मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, सारे तो आप लोगों को पता है। अपन जो अपने काम आएंगे जनरली, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए, थोड़ी चीजें रिकॉल कराने के लिए लिख रहा हूं। लिथियम का 3 हो गया, कार्बन का 6 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया। ये सारे आपको याद भी हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। समझ में आती है बात। अब मैं एक नई टर्म यूज कर रहा हूं बेटा, परमाणु जिस नंबर पे आ रहा है वो तो होता है परमाणु क्रमांक। जनरली परमाणु क्रमांक का डबल परमाणु भार होता है। क्या बोला मैंने, जो तत्व जिस नंबर पे आ रहा है, कहां पे, आवर्त सारणी में, वो होता है उसका परमाणु क्रमांक। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। इस तरीके से आपको पता है सारे कौन कौन से नंबर आएंगे। परमाणु क्रमांक का डबल परमाणु भार होता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमेशा डबल हो ये जरूरी नहीं है। इसके पीछे क्या राज है वो धीरे धीरे खुलेगा। आप जनरली याद रखना कि परमाणु क्रमांक का डबल, लेकिन हमेशा नहीं, परमाणु भार होता है। तो सर आप अभी तो बोल रहे हो डबल होता है, फिर बोल रहे हो हमेशा नहीं, तो सर हमें कैसे पता लगेगा। बेटा जिनके डबल होते हैं वो तो मैं आपको साइड में लिखवा रहा हूं, और जिनके डबल नहीं होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं, वो मैं आपको अलग से लिस्ट बनवा रहा हूं कि अलग से जिनके ज्यादा हैं वो कौन कौन से हैं। सर ये ज्यादा क्यों है वो अपन बेटा आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे इसमें, कि औसत परमाणु भार की एक टर्म आएगी, वहां से हमको पता लगेगा कि थोड़ा सा ज्यादा कैसे आया या डबल क्यों नहीं है। समझ में आ गई बात। तो उनकी थोड़ी सी अपन लिस्ट बना रहे हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं जिससे चीजें क्लियर आपको दिखेंगी। जिनके डायरेक्ट डबल हैं उनके तो मैं इधर लिख रहा हूं जो जनरली अपने काम आएंगे, सारे नहीं लिख रहा हूं, जो जनरली अपने काम आएंगे। जैसे बेटा अपन बात करें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इधर एक बात कर लेते हैं सल्फर। बेटा कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16। परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल क्या होता है, परमाणु भार। तो एक बार अपन बात कर लेते हैं, इधर छोटा सा लिख लेते हैं, ये है क्या,
परमाणु भार, जिसे बेटा अपन एटॉमिक वेट भी लिखते हैं। समझ में आ गई बात। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो परमाणु भार कितना 12। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो परमाणु भार कितना 14। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो इसका परमाणु भार कितना 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, तो इसका परमाणु भार कितना 32। ये तो बेटा अपन ने वो लिखे हैं जो जनरली डबल होते हैं, जिसमें अभी तक कोई अपवाद नहीं है। अपवाद होता कुछ भी नहीं है, लेकिन अपन बोल देते हैं अपवाद नहीं है। समझ में आ गई ना बात। अब अपन इनकी बात कर रहे हैं। ये ऐसे हैं जिनका परमाणु भार जस्ट डबल नहीं होता, कुछ ज्यादा होता है। वो कैसे होता है, कितना होता है, अभी अपन केवल उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार इनकी भी लिस्ट बना लेते हैं। बेटा जैसे अपन ने बात की हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 1। लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 3। सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11। एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 13। फास्फोरस, इसका कितना है 15। परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूं बेटा अभी मैं। क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 17। पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है बेटा 19। समझ में आ गई बात। अब इनके अपन परमाणु भारों की बात कर रहे हैं बेटा, इनके कितने कितने परमाणु भार हैं। ठीक है बेटा, तो देखो एक बार, हाइड्रोजन का परमाणु भार होना तो चाहिए 2, लेकिन बेटा इसका 2 नहीं होता है 1 होता है। एक्चुअल बात करें तो होता है 1.008, लेकिन अपन उसको राउंड ऑफ करके लमसम में अपन उसको कितना मान लेते हैं बेटा 1 मान लेते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। परमाणु भार बेटा इसका 6 होना चाहिए, लेकिन इसका होता कितना है 7। सोडियम 11 है परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु भार 22 होना चाहिए, होता कितना है बेटा 23। एल्यूमिनियम 13 है, होना 26 चाहिए, होता कितना है 27। फास्फोरस 15, होना कितना चाहिए 30, होता कितना है 31। क्लोरीन 17, होना कितना चाहिए 34, होता कितना है 35.5। पोटेशियम 19, होना कितना चाहिए 38, होता कितना है बेटा 39। समझ में आ गई बात। तो अपन ने कुछ अपवादित तत्वों की बात की जिनका परमाणु भार डायरेक्टली डबल नहीं होता, कुछ ऊपर नीचे होता है, जो मैंने बता दिया है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमको बाकी कैसे पता लगेंगे। जो काम में आएंगे और जो अपवादित हैं, मतलब जिनके डबल नहीं होते हैं, उनके मैं आपको लिखवाऊंगा। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे काम आते जाएंगे, तब आपको और बताते जाएंगे। तो देखिएगा बेटा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, लिथियम का 7, सोडियम का 23, एल्यूमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39। ये अपन ने कुछ 1 से 20 तक वाले लिखे जो जनरली अपने काम आते हैं। इधर देखो, जैसे एक मैंने बात कर ली कैल्शियम 20, इसका कितना होता है अपने पास 40। समझ में आ गई बात। अब मैं इसी में थोड़ा सा आगे और बात कर लेता हूं, और कौन कौन से हमारे पास हैं। तो बेटा पोटेशियम के बाद अपन चालू करें, क्रोमियम 24 होता है, परमाणु क्रमांक की बात कर रहा हूं। क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज 25, Fe 26, कॉपर परमाणु क्रमांक 29, जिंक 30। 2 और लिख रहा हूं जो जनरली अपने पास काम आते हैं, एक तो ब्रोमीन 35, एक Ag 47। ठीक है बेटा। अब इनकी अपन बात करें कि सर इनके परमाणु क्रमांक तो इतने हैं, इनके परमाणु भार कितने कितने होंगे। बेटा क्रोमियम का होना चाहिए 48, होता है 52। ठीक है। मैग्नीज की बात करें 25 है, बेटा इसका होता है 55, इसका होता है 56,
इसका होता है 63.5, इसका होता है 65, इसका होता है 80, इसका होता है 108। तो बेटा ये जो रेड वाले लिखे हैं मैंने, एक इसको छोड़ दो, बाकी जो ये रेड वाले लिखे हैं मैंने, ये वो आपके पास परमाणु भार हैं जो जनरली हमारे पास काम आते हैं और जो डबल नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 लिखा है, लिथियम का 7 लिखा है, सोडियम का 23 है, एल्यूमिनियम का 27 है, फास्फोरस का 31 है, Cl का 35.5 है, पोटेशियम का 39 है, क्रोमियम का 52 है, मैग्नीज का 55 है, Fe का 56 है, कॉपर का 63.5 है, जिंक का 65 है, ब्रोमीन का 80 है, Ag का जो सिल्वर बोल रहे हैं अपन उसका 108 है। ये जनरली जो अपन ने लिखे हैं डायरेक्टली डबल है, ये जो अपने पास सामान्यतः काम आते हैं। तो आपको जो अपने मोल कॉन्सेप्ट या जनरली जो काम आएंगे वो ये सारे होंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप 2 मिनट इनको नोट कर लो, एक बार देख लो, फिर दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। नोट कर लो जब तक मैं पानी पीता हूं। चलें बेटा करूँ रफ इसको, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? एक बार दोबारा सब कुछ रिवाइंड कर रहा हूँ। अपन ने स्टार्ट किया था पदार्थ, याद करो अभी पीछे आपने देखा, देखो इधर दिख रहा होगा पदार्थ। पदार्थ के 2 भाग किए थे अपन ने, एक तत्व किया था, एक यौगिक किया था। तत्व की इकाई थी परमाणु, यौगिक की इकाई थी अणु, अणु की इकाई है परमाणु। अणु को 2 भागों में बांटा हुआ है अपन ने, एक तात्विक अणु और एक यौगिक अणु। तात्विक अणु जिसमें समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर अणु बने, यौगिक अणु जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर यौगिक बने। अब बेटा इसके बाद अपन ने बात की परमाणु, परमाणु भार। तो मैंने आपको बताया आवर्त सारणी में जो तत्व, जो परमाणु जिस नंबर पे आता है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है तो इसका परमाणु क्रमांक 1, लिथियम 3 पे आ रहा है, एल्यूमिनियम 13 पे आ रहा है, फास्फोरस 15 पे आ रहा है। तो ये जो नीचे लिखे हुए हैं वे इनके परमाणु क्रमांक हैं। समझ में आ गई बात? परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल परमाणु भार होता है, बट वो हमेशा नहीं होता है। तो इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब कुछ जो अलग है, कैसे आए उनकी अपन आगे बात करेंगे, और कुछ के डायरेक्ट डबल होते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40। मतलब जो भी परमाणु क्रमांक हैं उनके डबल क्या होते जा रहे हैं, उनके परमाणु भार आ रहे हैं। और जो कुछ अपवाद हैं, जैसे हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है, इसका होना चाहिए 2, लेकिन होता कितना है? 1 ही होता है। लिथियम का 7 होता है, सोडियम का 23, एल्यूमिनियम का 27,
फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, क्रोमियम का 52, मैग्नीज का 55, Fe का 56, कॉपर का अपन जो बात कर रहे हैं 63.5, जिंक का 65, ब्रोमीन का 80, सिल्वर का जो Ag है इसका होता है अपने पास 108। तो ये जनरली अपन ने वो बात की है जो हमारे पास कैलकुलेशंस में काम आएंगे, बाकी जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे देखते चलेंगे। अब थोड़ी सी चीजों को मैं आगे लेके चलता हूं, इसको रफ करता हूं। चले बेटा आगे। तो अब बेटा अपन इसमें कुछ चीजें देखते हैं कि सर ये परमाणु, परमाणु भार, अणु, अणु भार, इन सब के बारे में अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा अभी अपन ने देखा तत्व का बात की अपन ने, तत्व की इकाई होती है परमाणु, और परमाणु का क्या होता है बेटा, परमाणु भार। ठीक है, तत्व की इकाई है परमाणु और परमाणु का क्या होता है, परमाणु भार, जो अभी हमने देखा था। बेटा परमाणु भार को सामान्यतः सापेक्षिक परमाणु भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। समझ में आ गई बात। जो परमाणु भार है उसको अपन ने जनरली तो लिख दिया परमाणु भार, वैसे इसको एप्रोप्रिएट क्या लिखते हैं अपन, सापेक्षिक परमाणु भार। अभी बात करेंगे, टेंशन मत करो कि ये सापेक्षिक परमाणु भार सर क्या नई बीमारी है, इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी अपन यहां लिख देते हैं परमाणु भार को सापेक्षिक परमाणु भार, सापेक्षिक परमाणु भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। समझ में आ गई बात। क्या बोला मैंने, तत्व की इकाई होती है परमाणु, परमाणु की इकाई होती है परमाणु भार। इकाई का मतलब परमाणु भार के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। परमाणु भार को हम सामान्यतः सापेक्षिक परमाणु भार के रूप में व्यक्त करते हैं। सापेक्षिक से क्या मतलब है सर, ये सापेक्षिक का मतलब नहीं समझ में आया बेटा। सापेक्षिक का मतलब इंग्लिश में अपन बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव या सापेक्षिक की बात करूं बेटा, अपन एक के कंपैरेटिवली दूसरे की बात करें तो उसे अपन बोल रहे हैं सापेक्षिक परमाणु भार। जैसे मैंने आपको बोला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, इसको सापेक्षिक परमाणु भार के रूप में कैसे व्यक्त करें। तो बेटा जितने भी अपन तत्व परमाणु पढ़ रहे हैं इन सब का बेस माना गया है कार्बन। समझ में आ गई बात। इन सब का बेस क्या माना है बेटा, कार्बन। तो इसका मतलब जिस भी परमाणु के लिए बात करेंगे, जिसके सापेक्षिक परमाणु भार की बात करेंगे, मतलब उन सबको किसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, कार्बन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। समझ में आ गई बात। तो सापेक्षिक परमाणु भार को मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहूं कि ये सापेक्षिक परमाणु भार होता क्या है, तो एक बार देखिएगा। सापेक्षिक परमाणु भार, सापेक्षिक परमाणु भार मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमने बोला तत्व के एक परमाणु का भार, तत्व के एक परमाणु का भार बटा कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणा 1/12। समझ में आई क्या बात। क्या बोला मैंने, सापेक्षिक परमाणु भार का क्या फॉर्मूला निकल के आया,
तत्व के एक परमाणु का भार बटा कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब बेटा अभी मैंने आपको पीछे बताया था, याद आ रहा हो तो, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका परमाणु भार कितना होता है 12। डन। बेटा परमाणु क्रमांक को तो लेफ्ट में नीचे लिख देते हैं, परमाणु भार को राइट में ऊपर लिख देते हैं। आई क्या बात समझ में आपको? देखो 6C12, परमाणु क्रमांक को तो लेफ्ट में नीचे लिख देते हैं और परमाणु भार को राइट में टॉप पे लिख देते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब अपन ने बात की सापेक्षिक परमाणु भार, क्या फॉर्मूला बन गया हमेशा के लिए, तत्व के एक परमाणु का भार बटा कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणा 1/12। तो इसे अपन बॉक्स में पैक कर लेते हैं क्योंकि तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है अपने पास। ठीक है, और इसे अपन लगा लेते हैं बेटा MTR। सर अब ये क्या बीमारी है, आप तो बार बार नई नई चीजें बताए जा रहे हो। बेटा MTR का मतलब होता है, देखो हंसना मत, मुझे तो रटो या मैं तुम्हें रटूंगा। सर ये रटना, अरे कहने की बात है, मतलब ध्यान रख लो यार कि सापेक्षिक परमाणु भार, बच्चों की तरह अपन परिभाषा थोड़ी बताएंगे सापेक्षिक परमाणु भार क्या होता है, डायरेक्ट अपन फॉर्मूले में बात करेंगे। अपन डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अपन को टेक्निकली चीजें सीखनी पड़ेगी, ट्रिक सीखनी पड़ेगी। तो इसका डायरेक्ट भाई पूरी परिभाषा याद करने की बजाय इसका फॉर्मूला बना लिया कि सापेक्षिक परमाणु भार क्या होता है, तत्व के एक परमाणु का भार बटा कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणा 1/12। समझ में आ गई क्या बात? सापेक्षिक का मतलब समझ में आ गया। सापेक्षिक मतलब हमने कार्बन को इसमें रेफरेंस माना हुआ है, इसमें मतलब अपन कंप्लीट थ्रू आउट दी चैप्टर में कार्बन को रेफरेंस मान के चलते हैं। अपन का मतलब हमने नहीं माना है, ये पहले से माना जा रहा है, हमेशा फिक्स होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में बात की है, इसलिए परमाणु भार को हमने क्या बोला है बेटा, सापेक्षिक परमाणु भार बोला है। समझ में आती है बात? एक बार इस पूरे को देख लो, लिख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं कि और क्या चीजें हम देख रहे हैं। एक बार इसको लिख लो, इधर नोट कर लो इतना। चलूं क्या बेटा आगे? यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे चलते हैं अपन। बेटा हमने ये तो अभी बात की तत्व की, परमाणु की, ऐसे ही अपन बेटा बात करेंगे यौगिक की, अणु की। तो देखो बेटा, यौगिक, यौगिक की इकाई क्या होती है, अणु। या इसको करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं बेटा, एक सेकंड। बेटा हमने देखा तत्व, परमाणु, परमाणु का होता है परमाणु भार, परमाणु भार को हम सामान्यतः बोलते हैं सापेक्षिक परमाणु भार। ठीक है बेटा, सापेक्षिक परमाणु भार के अलावा हमारे पास इसमें कई बार न्यूमेरिकल्स में ग्राम परमाणु भार की भी बात की जाती है। सर एक ग्राम परमाणु भार क्या होता है, इसकी परिभाषा की मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये मैंने साथ में इसलिए बताया कि परमाणु के साथ ही सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। ग्राम परमाणु भार, बेटा इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास।
सर ये इंग्लिश में, बेटा कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में भी ध्यान रहनी चाहिए जिससे कंफ्यूजन ना हो, और शॉर्ट में बोलते हैं बेटा GAM। समझ में आ गई बात कि सर एक ग्राम परमाणु भार GAM ये क्या है बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ये अपने पास आगे काम में भी आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बेटा। अपन इसकी बात करते हैं तो इसकी परिभाषा के लिए बात करूं मैं, तो मैं ये बोलता हूं तत्व के परमाणु भार के बराबर, तत्व के परमाणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा, तत्व के परमाणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा उसका ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार, ध्यान से समझना भैया, ग्राम परमाणु भार या मोल, बेटा मोल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्ट करते ही बता दिया था, ये अपन आगे बात करेंगे अभी, या GAM जो इसे इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में कई बार GAM भी बोल देते हैं, GAM कहलाता है। देखो इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत इजी है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे बेटा मैंने आपको मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोला कैल्शियम का 40 ग्राम, क्या बोला मैंने आपको, कैल्शियम का 40 ग्राम। बेटा 2 मिनट यदि आप लिख रहे हो तो पीछे मैंने लिखवाया था कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, तो इसका परमाणु भार 40, क्योंकि अपवाद भी नहीं था, देख लो चाहे मैंने आपको लिखवाया भी था। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो 20 और इसका परमाणु भार हो गया 40। अब इस परिभाषा पे आते हैं अपन, ग्राम परमाणु भार क्या है, तत्व के परमाणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा उसका ग्राम परमाणु भार या GAM या 1 मोल कहलाता है। तो बेटा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, इसका परमाणु भार कितना हुआ 40, तो परमाणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा, तो परमाणु भार 40 के बराबर ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, ग्राम परमाणु भार या GAM या मोल। समझ में आ गई बात। तो कैल्शियम का 40 ग्राम, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम का 1 मोल, 1 मोल, या देखना कैल्शियम का 1 GAM या कैल्शियम का ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु। कैल्शियम का 1 ग्राम परमाणु। बेटा ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस में भी आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा यदि आप ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन में गलती क्यों होती है, इसमें हम इनकी ये डेफिनेशंस का मतलब भूल जाते हैं। मैंने आपको बहुत इजी एग्जांपल से ये एक्सप्लेन कर दिया है कि जिस भी तत्व की बात कर रहे हैं उसके परमाणु भार के बराबर यदि ग्राम में मात्रा ले ली हमने तो उसको या तो 1 मोल बोल दो या 1 GAM बोल दो या 1 ग्राम परमाणु बोल दो, ये सब बातें बेटा क्या है, एक ही है। आया थोड़ा सा समझ में। अब जरूरी नहीं है कि सर कैल्शियम ही लूं, बेटा कैल्शियम के अलावा आप और कुछ भी ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैंने सल्फर की बात कर ली, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर 16 होता है, तो परमाणु भार कितना होगा सर, सल्फर का परमाणु भार तो 32 होगा। सही बात है क्या बेटा, हाँ सर सही बात है। तो यदि मैं बोलूं कि सल्फर का मैंने 32 ग्राम ले लिया तो आप बताओ क्या होगा, तो सल्फर का 32 ग्राम मतलब सल्फर का 1 मोल या सल्फर का 1 ग्राम परमाणु या सल्फर का 1 GAM। सर GAM भी समझ में आ गया हमको, ग्राम परमाणु भी हमें समझ में आ गया। सर ये मोल का मतलब क्या है, बेटा मोल अभी 1-2 क्लास आप मेरे पे छोड़ो, जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे चीजें कोऑर्डिनेट होती चलेगी कि ये 1 GAM क्या है, 1 मोल क्या है, वो अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे वहां पे आता जाएगा। समझ में आती है क्या बात इतनी। तो अपन ने बेटा परमाणु की काफी चीजें बात कर ली कि परमाणु क्या है, परमाणु भार क्या है, सापेक्षिक परमाणु भार क्या है, ग्राम परमाणु भार क्या है,
ऐसे ही बेटा अपन अभी आगे देखेंगे यौगिक के बारे में कि अणु क्या है, अणुभार क्या है, सापेक्षिक अणुभार क्या है और उसके फिर ग्राम अणुभार क्या है, इन सब की बात करेंगे। लेकिन उनसे पहले मैं भी आपको छोटा सा असाइनमेंट भी दे देता हूं। ये सब नोट कर लिया आपने? छोटे से असाइनमेंट की बात कर लेते हैं अपन। ज्यादा नहीं देंगे, घबराओ मत भैया। अभी अपन ने पीछे पढ़ा था ना कि सर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जनरली जो काम आते हैं वो सारे मैंने लिखवा दिए हैं। बेटा परमाणु का तो होता है परमाणु भार, यौगिक किन से मिलके बना होता है? सर यौगिक या जो अणु होता है वो परमाणु से मिलके बना होता है। तो सर अणु भार कैसे निकालेंगे, मैं उसके कुछ एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ कि अणु भार को कैसे कैलकुलेट करना है। अणुभार भी बोल सकते हैं बेटा इसको, आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं इसको, मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात? जैसे बेटा मैंने बात की आपको H2O की, मैं इसके H2O का अणुभार निकालना चाह रहा हूं कि H2O का अणुभार कितना है। तो देखो बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। एक का परमाणु भार कितना होता है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। एक ही ऑक्सीजन है। एक का परमाणु भार कितना होता है? 16। कितना आया? 2 + 16 18। आया समझ में? कोई आपसे पूछे कि H2O, और H2O को अपन क्या बोलते हैं बेटा? जल बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। इसका अणुभार कितना है? तो हम बोलेंगे चूंकि H2O अणु है, कौन सा अणु है? यौगिक अणु है, क्योंकि ये अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है। तो परमाणु का तो होता है परमाणु भार, और अणु का क्या होता है? अणुभार। अणु किन से मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। तो अणुभार क्या होगा? उन सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग उस यौगिक का अणुभार होगा। समझ में आ गई बात बेटा? ऐसे ही बेटा मैं बात करूं आपसे CO2 की, तो CO2 में देखो एक तो कार्बन है, एक का परमाणु भार कितना होता है? 12। 2 ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है? 16। तो कितना हो जाएगा बेटा? 12 + 32 44। समझ में आ गई बात बेटा? ऐसे ही अपन ने बात कर ली, मान लीजिए H2SO4 की, 2 हाइड्रोजन, एक का कितना होता है? 1। एक सल्फर, एक का कितना होता है? 32। 4 ऑक्सीजन, एक का कितना होता है? 16। तो देखो 2 + 32 + 64, सही बात है ना? 2 + 32 + 64। बेटा इसको यदि अपन चेक करें तो कितना आएगा? ये आ जाएगा बेटा आपके पास 98। आपको निकालना है अणु का अणुभार कैसे निकाला जाता है, उसमें जो भी परमाणु है उनके परमाणु भारों का योग क्या कहलाएगा? उसका अणुभार कहलाएगा। समझ में आ गई बात? 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं जो आपको याद रखने, उनको आप अभी सॉल्व करोगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा अपन ने बात कर लिया और HNO3, इनके आपको निकालना है कि इनका अणुभार क्या क्या आएगा। बेटा HNO3 हो गया। एक बेटा अपन ने लिखा C6H12O6, जानते हो क्या होता है? बेटा इसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। समझ में आ गई बात? ये ग्लूकोज है आपका। ऐसे ही बेटा एक मैंने बात कर ली आपसे यूरिया कि सर यूरिया क्या होता है, तो NH2CONH2। इसका भी आपको निकालना है कि इसका कितना आएगा। एक बार सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कितना आ रहा है इसका। ऐसे ही बेटा अपन ने एक बात कर ली सुक्रोज, C12H22O11। बेटा सुक्रोज का मतलब अपन शर्करा की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये 3 बेटा आप सॉल्व करोगे, 3 नहीं 4 हो गए। एक तो HNO3, एक ग्लूकोज, एक यूरिया, एक सुक्रोज। इनके अणुभार कितने हैं आपको कैलकुलेट करने हैं। अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे कि इनका कितनी कितनी वैल्यू आ रही है।
इन सबके परमाणु, जो भी इनके अंदर परमाणु है, इन सबके परमाणु भार मैंने आपको लिखवा रखे हैं। एक बार आप ध्यान से देखना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, फिर अपन इसको रिपीट करेंगे। समझ में आ गई बात? घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये बहुत सब कुछ अलग अलग लग रहा है। बेटा इस चैप्टर में 2-3 दिन पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीजें कोऑर्डिनेट होंगी, सब चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब भी अपन नेक्स्ट लेक्चर आप देखो तो आपका पहले का लेक्चर आपको पूरा पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या है, उसमें आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।